हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हो सभी? राखी का फेस्टिवल सभी ने बहुत अच्छे से मनाया होगा। अब अपन अपनी क्लासों के ऊपर आते हैं वापस, क्योंकि काफ़ी टाइम बीच में बीत चुका है, अपना गैप काफ़ी हो गया है कि बीच में छुट्टियां आ गई थी। लास्ट वीडियो जो अपना चल रहा था वो लास्ट थर्सडे को मैंने आपको डाला था। इसके बाद में फ्राइडे को मेरी क्लास आती नहीं है, फिर इसके बाद में 3 दिन की छुट्टियां हो गई थी, तो गैप बीच में आ गया है। तो अपन वापस अपनी क्लासों के ऊपर आते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, कौन से अपने टॉपिक चल रहे थे, उनके ऊपर थोड़ी सी अपन बात करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपने आते हैं। तो देखो, अपन साइटोलॉजी पढ़ रहे थे। साइटोलॉजी के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन अपना चल रहा था। ये बेसिक इंट्रोडक्शन अपने मेन सिलेबस का ही पार्ट है, ये मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताते आ रहा हूँ। तो साइटोलॉजी के मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो भेज दिए थे, लगभग 3 से 4 वीडियो मैं भेज चुका हूँ आपको। उसमें अपन एक बेसिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे। साइटोलॉजी का मीनिंग स्टडी ऑफ सेल है। तो सेल क्या होती है, सेल को डेफिनेशन क्या, व्हाट इज सेल, उसकी डेफिनेशन अपन ने की थी। डेफिनेशन में जो जो वर्ड्स अपन ने यूज में लिए थे उनका मैंने आपको डिटेल से पूरा मीनिंग समझाया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो होती है, उन सेल्स के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, उनके लिए क्या कंडीशन होती है, उनके बारे में बताया था मैंने आपको। फिर जो लास्ट वीडियो जो हुआ था, बिल्कुल प्रीवियस वीडियो जो हुआ था, उस वीडियो में मैंने आपको सेल थ्योरी के बारे में बताया था। यानी जो जस्ट लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने सेल थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था। सेल थ्योरी, वो गिव्ड सेल थ्योरी किसने दी थी, साइंटिस्टों के नेम, और सेल थ्योरी के कौन कौन से मेन पॉइंट्स थे, उस सेल थ्योरी के अंदर क्या ड्रॉबैक्स आ गई थी, फिर मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुए थे, उनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो का अपन। तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने सेल थ्योरी पढ़ी थी। सेल थ्योरी किसने दी थी, 2 साइंटिस्ट के नेम बताए थे मैंने आपको, एक तो स्लाइडेन और एक था स्वान। 2 साइंटिस्ट, एक तो स्वान और एक स्लाइडेन, इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, स्लाइडेन जो थे वो बोटेनिस्ट थे, और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। यानी साइंटिस्ट थे दोनों ही, मगर स्वान जूलॉजी के साइंटिस्ट थे और स्लाइडेन जो थे वो बोटनी के साइंटिस्ट थे। दोनों ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स इन्होंने क्या क्या दिए थे। देखो, सेल की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी, सेल थ्योरी आई थी सबसे पहले, थ्योरी से अपन ने एक डेफिनेशन बना ली थी। तो सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स कौन कौन से थे। पहला पॉइंट तो ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल और इनके कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। बिल्कुल ये बात अपने क्लियर की थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी सेल और सेल के अदर कंपोनेंट उनसे मिलकर के बनी होती है। पूरी बॉडी सेल से मिलकर के बनी हुई है। दूसरा मेन पॉइंट सेल थ्योरी का ये आया था कि सेल जो है बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है। बिल्कुल, जब बॉडी पूरी सेल से मिलकर के बनी हुई है तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो सेल है। थर्ड पॉइंट जो आया था वो ये था कि सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंक्शनल यूनिट भी है। बिल्कुल सही बात है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है। वाई? क्योंकि सेल जो होती है उसके अंदर ही बॉडी की जितनी भी बायोकेमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है वो सभी सेल्स के अंदर ही होती है। बॉडी में एनर्जी के लिए, जितने भी फंक्शन करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटीपी फॉर्म में काम में आती है। एटीपी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में है। जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो भी सेल में है। बायोकेमिकल, मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शन है वो सब सेल में हो रही है। इसलिए अपन कहते हैं कि सेल जो है वो बॉडी की फंक्शनल यूनिट भी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेल थ्योरी का फोर्थ पॉइंट ये आया था कि सेल जो है वो बॉडी की हेरिडेटरी यूनिट भी है। अब हेरिडेटरी यूनिट यानी हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होते हैं जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। यानी एक जनरेशन से कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में जाते हैं, तो वो उस प्रोसेस को अपन हेरिडिटी बोलते हैं, और उन कैरेक्टर्स को अपन जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं। तो जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल यूनिट जो होती है वो भी सेल ही है। क्यों? क्योंकि देखो, जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी कौन करता है, क्रोमोसोम्स, जिसको अपन डीएनए भी कह सकते हैं। जो जीन्स भी है, क्रोमोसोम, जीन्स, क्रोमोसोम, डीएनए, ये सब एक ही कंपोनेंट के अंदर पाए जाते हैं। वो कंपोनेंट है न्यूक्लियस। सेल का एक मेन कंपोनेंट है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या है, क्रोमोसोम बोल दो उसे, या आप डीएनए बोल दो उसे, या आप जीन्स बोल दो।
तो ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, डीएनए, ये जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करता है और नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है। ये डीएनए किसमें है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस किसमें है? सेल में। तो सेल ही तो वो रेस्पॉन्सिबल यूनिट हो गई है जो कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जा रही है। इसलिए सेल जो है वो बॉडी की हेरिडिटरी यूनिट भी होती है। ये मेन 4 पॉइंट अपन ने किए थे किसके? सेल थ्योरी के। और ये सेल थ्योरी आगे चल करके क्लासिकल सेल थ्योरी कहलाई थी। क्लासिकल यानी पुरानी सेल थ्योरी। क्यों पुरानी की होगी? जब कोई चीज नई आ जाती है तो पहले वाली पुरानी हो जाती है। यानी ये सेल थ्योरी आगे चल करके मॉडिफाइड हुई थी। यानी एक सेल थ्योरी और आई थी आगे, जिसको अपन ने मॉडर्न सेल थ्योरी कहा था। तो आगे जो आई थी वो मॉडर्न सेल थ्योरी, तो पुरानी वाली क्लासिकल सेल थ्योरी थी। क्यों जरूरत पड़ी दोबारा से सेल थ्योरी आने की, या इस पुरानी वाली सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका भी कारण मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिकल सेल थ्योरी जो स्लाइडेन और स्वान ने दी थी, उसमें एक ड्रॉबैक थी। ड्रॉबैक क्या थी कि इस सेल थ्योरी में स्लाइडेन और स्वान ये नहीं बता पाए थे कि अपनी बॉडी के अंदर न्यू सेल्स की अराइज कैसे होती है, नई सेल्स कैसे बनती है। ये सेल्स, ये बात उन्होंने ये नहीं बता पाए थे। बताया था इन्होंने, मगर वो फैक्ट नहीं था। इन्हें बताया था क्रिस्टलाइजेशन की तरह सेल्स बन जाती है, मगर ऐसा नहीं होता है। नई सेल्स बॉडी में कैसे बनती है उस बात को आगे चल करके एक दूसरे साइंटिस्ट ने बिल्कुल क्लियर किया था। यानी बॉडी में न्यू सेल्स का ओरिजिन या एराइज कैसे होती है, उसके लिए एक सही फैक्ट बात जो थी वो बताई थी। साइंटिस्ट का नेम इंपॉर्टेंट भी बताया था मैंने आपको। साइंटिस्ट का नेम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले ये बताया था कि अपनी बॉडी में न्यू सेल्स जो है उनकी एराइज या वो कैसे बनती है, वो बताई थी उन्हें कि प्रीकर्सर सेल्स जो होती है ना, यानी पहले से मौजूद जो सेल्स है बॉडी में, उन सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होने से न्यू सेल्स बनती है। ये बात रुडोल्फ विर्चो ने बताई थी, जो क्लासिकल सेल थ्योरी में स्लाइडेन और स्वान नहीं बता पाए थे कि बॉडी में न्यू सेल्स की अराइज कैसे होती है, प्रीकर्सर सेल्स में सेल डिवीजन होने से नई सेल्स बनती है। और इसको इन्होंने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी दिया था। यानी रुडोल्फ विर्चो ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, और उस स्टेटमेंट का वो स्टेटमेंट क्या था? ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट का मीनिंग यही है कि प्रीकर्सर सेल से न्यू सेल्स बनती है ड्यू टू द सेल डिवीजन प्रोसेस। सेल डिवीजन के थ्रू प्रीकर्सर सेल से न्यू सेल्स बन जाती है, जिसका स्टेटमेंट ये पूरी लाइन किस स्टेटमेंट में इंक्लूड है? ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। तो ओमिनिस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। बात समझ में आ गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला वाला। तो अब जो बात रुडोल्फ विर्चो ने बताई वो बिल्कुल सही थी, इसलिए अब जो क्लासिकल सेल थ्योरी है उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि रुडोल्फ विर्चो की ये बात भी उस सेल थ्योरी में इंक्लूड करनी थी, ये लाइन भी इंक्लूड करनी जरूरी थी। इसलिए अब सेल थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन होने के बाद में जो नई सेल थ्योरी है उसका नाम दे दिया मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर मेन साइंटिस्ट जो थे वो तो रुडोल्फ विर्चो ही थे, मगर उनके साथ में नगेली है, वॉन मोल है, कुछ साइंटिस्ट का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन और भी था, इसलिए उन सब का नाम भी आता है, मगर मेन थे रुडोल्फ विर्चो। तो अब जो न्यू या मॉडर्न सेल थ्योरी आई उसमें ओल्ड सेल थ्योरी जो थी, जो क्लासिकल सेल थ्योरी जो स्लाइडेन और स्वान ने दी थी, उनमें जो उन्होंने पॉइंट बताए वो बिल्कुल सही थे। तो वो सब बातें तो होगी, और उसके साथ में एक लाइन ये भी इंक्लूड हो गई कि न्यू सेल्स का ओरिजिन जो होता है प्रीकर्सर सेल्स में सेल डिवीजन होने से होता है। बस ये लाइन और आ गई थी मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर। बात समझ में आ गई होगी। तो ये अपन ने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अब अपन आज के टॉपिक में अपन पढ़ रहे हैं कि सेल थ्योरी के एक्सेप्शन कौन से हैं। आज का अपना टॉपिक जो है उसका नेम है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या क्या है? देखो, एक्सेप्शन हर चीज के होते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई भी बात यूनिवर्सल हो, सबके ऊपर लागू हो रही है। क्या कोई न कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जाएगा उस पर वो बात लागू नहीं हो रही है तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा। तो सेल थ्योरी भी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। सेल थ्योरी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स की स्ट्रक्चर अलग टाइप की होती है, इसलिए सेल थ्योरी उन पर अप्लाई नहीं होती है। सेल थ्योरी जो साइंटिस्टों ने दी थी वो केवल उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई होती है जिनमें पाई जाने वाली सेल्स की स्ट्रक्चर नॉर्मल टाइप्स की हो। नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर आपने छोटी क्लासों के अंदर अच्छी तरीके से आपको एक सेल का कोई डायग्राम पूछे तो आप बना सकते हो,
एक नॉर्मल सेल्स जो होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या उनमें सेल्स के पार्ट होते हैं, आप जब लेबलिंग करते हो तो बनाते हो। एक सेल जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे थोड़ा साइड में हो। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम्स, डीएनए, ये सभी इसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर यहाँ इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, इस मेम्ब्रेन से यहाँ पर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे पाई जाती है, ठीक है। गोल्जी एपरेटस, यहाँ पर गोल्जी बॉडीज भी है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाते हैं, इसके अलावा राइबोसोम्स भी बनाते हैं, लाइसोसोम्स भी बनाते हैं, ठीक है, वैक्यूल भी बनाते हैं। ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। इनको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे साइटोलॉजी में, ये सब भी शामिल है। सेल की स्ट्रक्चर में ये सब चीजें इंक्लूड है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की चारों तरफ की ये मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। साइटोप्लाज्म है, ये सब साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म ही है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल ऑर्गेनेल्स है, और चारों तरफ बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और मेम्ब्रेन अगर प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक मेम्ब्रेन और है जिसको सेल वॉल कहते हैं, ऐसे। तो एक बेसिक सेल की स्ट्रक्चर ऐसे होती है जिनमें ये चीजें होनी चाहिए। अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर से कुछ अलग टाइप की स्ट्रक्चर बन जाए ना किसी भी सेल की, तो उस पर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, और वो ऑर्गेनिज्म या वो सेल जिसकी स्ट्रक्चर इससे कुछ डिफरेंस है वो एक्सेप्शन में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? एक्सेप्शन का मतलब जिन पर सेल थ्योरी लागू नहीं होती है, जिन पर अप्लाई नहीं होती है। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिन पर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, वायरस जो होते हैं वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन होते हैं। मेन तो वायरस ही नाम आता है सेल थ्योरी पर एक्सेप्शन में, मगर इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म और है जिन पर भी सेल थ्योरी लागू नहीं होती है, वो भी एक्सेप्शन में आ जाएंगे। लाइक दैट प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन सी होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स? बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूडेड है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए बोलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इन पर सेल थ्योरी लागू नहीं होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं मैच्योर आरबीसी, इनमें भी सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। इसके अलावा बात करते हैं अपन मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जो होती है उनके ऊपर भी सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नर्व सेल, उनके ऊपर भी सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। तो देखो, ये सब ऐसी सेल्स है जिन पर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। वायरस, प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मैच्योर आरबीसी, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स और नर्व सेल्स, इन सब पर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, इसलिए ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। इसमें मेन जो है ना वो सेल थ्योरी में एक्सेप्शन में वायरस को ही माना जाता है, क्योंकि मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, डिटेल में ये सब आ जाती हैं, मगर आपकी बुक्स के अंदर जो है वो मेनली वायरस का ही नेम दे रखा है। अब देखो, ये तो पता लग गया है कि सेल थ्योरी के एक्सेप्शन ये है, मगर व्हाई, क्यों है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन, क्यों बने, यानी इन पर सेल थ्योरी अप्लाई क्यों नहीं हो रही है, ये कारण जानना जरूरी होता है। क्योंकि जैसे अपन हायर क्लासेस में जाते हो, आप अभी 11th क्लास में हो, तो कारण तक जाना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ है। ये तो छोटी क्लासों में बता देते हैं कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन ये है, मगर क्यों है, उस क्यों को अपन आज जानेंगे कि क्यों है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन। वायरस की सेल्स में ऐसी क्या बात है कि सेल थ्योरी लागू नहीं होती है। तो पहली बात करते हैं वायरस की। देखो, वायरस पर तो सेल थ्योरी अप्लाई हो ही नहीं सकती। और वायरस क्या होते हैं, आपने सबने ये वायरस वर्ड अभी सबके दिमाग में फिट है, कोरोना वायरस चल रहा है। तो वायरस को मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था वायरस के बारे में। वायरस एक ऐसी सेल या ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको न तो अपन लिविंग कह सकते हैं, न उसको नॉन लिविंग कह सकते हैं। ये कभी लिविंग की तरह भी बिहेव करता है और कभी नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करता है। जब ये बाहर है तब तो नॉन लिविंग है, और जब बॉडी के अंदर सेल्स में आ गया तब ये लिविंग है। तो दोनों की तरह ही बिहेव करता है, कंप्लीटली एक तरह का लाइफ नहीं जीता। इसलिए इसको अपन कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग की कैटेगरी में शामिल करते हैं। कनेक्टिव लिंक है, दोनों के बीच की कड़ी है ये, तो कनेक्टिव लिंक मानते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब दोनों का सा काम हो गया तब तो सेल थ्योरी अप्लाई होगी नहीं। इसके अलावा एक कारण और है कि इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर देखते हैं, वायरस की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स बनाए हैं ना अपने, ये कुछ नहीं पाए जाते हैं।
केवल न्यूक्लियस भी कोई चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं है, एक प्रोटीन का बना हुआ एनवेलप होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं, और इस कैप्सिड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। बस इतना ही वायरस की स्ट्रक्चर। तो सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं है, सेल की स्ट्रक्चर इसमें है ही नहीं, इसलिए सेल थ्योरी इस पर अप्लाई नहीं होती है। फिर इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उन पर सेल थ्योरी अप्लाई क्यों नहीं होती है? देखो बैक्टीरियल सेल्स जो होती है ना, उनमें नॉर्मल सेल की स्ट्रक्चर से क्या क्या डिफरेंस है। बैक्टीरियल सेल जो होती है उसके अंदर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सब चीजें तो हैं, मगर अंदर की कुछ चीजें डिफरेंस है। अंदर पहली बात तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो है ना, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ये मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती ही नहीं है। इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ये टाइप्स ऑफ सेल्स में आएगा, अपने सेल्स के टाइप्स पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर, जिसमें दो टाइप्स की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो पूरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, पहला चेंजिंग तो यही आ गया है, जबकि नॉर्मल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन थी ना, वो इसमें नहीं होती है। इसके अलावा अदर सेल ऑर्गेनिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सभी भी इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो फिर सेल थ्योरी अप्लाई कैसे होगी, क्योंकि सेलुलर स्ट्रक्चर तो नॉर्मल सेल जैसी है ही नहीं, इसलिए इन पर भी सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती। तो इसके बाद ऊपर बात करते हैं मैच्योर आरबीसी। देखो मैमल्स जो होते हैं ना, ह्यूमन भी मैमल्स में इंक्लूडेड है, मैमल्स जितने भी है, यहाँ पर भी एक्सेप्शन आएगा, जितने भी मैमल्स होते हैं ह्यूमन इसमें इंक्लूड है, उनकी जो आरबीसी जो होती है ना, रेड ब्लड कार्पसल्स, इस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस जो होता है ना, एब्सेंट होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस है ही नहीं है। ह्यूमन की या मैमल्स की मैच्योर आरबीसी जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो सेलुलर स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई क्या? नहीं हुई ना, इसलिए सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। तो मैमल्स की मैच्योर आरबीसी अनन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, मगर इसका भी एक्सेप्शन है। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनकी मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, वो है कैमल। कैमल की मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाकी जितने भी मैमल्स है ना, उन मैमल्स की मैच्योर आरबीसी अनन्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस नहीं होने के कारण इन पर सेल थ्योरी लागू नहीं होती है। बात समझ में आ गई है? अगला अपन करते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल पर सेल थ्योरी अप्लाई क्यों नहीं हो रही है? नाम से ही पता चल रहा है कि नॉर्मल सेल के अंदर तो न्यूक्लियस एक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। अगर कंडीशन ये हो जाए किसी सेल में कि न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आ गए हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए हैं, तब सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंस हुई है नहीं हुई नॉर्मल सेल से, इसलिए नहीं हो पाता। और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का एग्जांपल आप देख सकते हो, कई फंगस होते हैं, कई फाइकोमाइसिटीज एक क्लास है, उस फाइकोमाइसिटीज क्लास की जितने भी फंगस हैं, उन फंगस की सेल्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी। इसके अलावा प्लाज्मोडियम है, मलेरिया डिजीज होती है ना ह्यूमन में, मलेरिया डिजीज जो है उसका पैरासाइट जो है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से, उसके बाइट करने से प्लाज्मोडियम अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं और मलेरिया डिजीज को कोज करते हैं। तो उस प्लाज्मोडियम के अंदर भी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये हो गए एक्सेप्शन के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। और नर्व सेल, नर्व सेल जिसको आप न्यूरॉन भी कहते हो, नर्व सेल या न्यूरॉन जो होते हैं वो भी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर सबको आती होगी इस टाइप से, डेंड्रॉन, एक्सॉन, यहाँ पर डेंड्राइट्स और बनाए थे, ऐसे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपने प्रीवियस क्लास में बना रखी है। तो न्यूरॉन जो होता है उसके ऊपर भी सेल थ्योरी अप्लाई क्यों नहीं होती? इसका कारण है कि न्यूरॉन जिसको अपन नर्व सेल भी कहते हैं, इसमें डिवीजन नहीं होता है। नॉर्मल सेल जो होती है वो डिवीजन करती है, नई सेल्स बनाती है, यानी सेल डिवीजन का फीचर्स हर एक नॉर्मल सेल में होता है, मगर नर्व सेल जो होती है वो कभी भी डिवीजन नहीं कर पाती है, इनमें डिवीजन नहीं होता, इसलिए इनमें सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। तो ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन हो गए हैं, और क्यों हुआ एक्सेप्शन ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। ये तो सभी अच्छी तरीके से इनको रट सकते हो कि ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, मगर जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया ना, वो चीज़ काम किया है कि क्यों है। इस क्यों में अपन डिटेल स्टडी कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने आगे चल के बहुत अच्छी तरीके से काम आएगी। तो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन अपन ने पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो के अंदर अपन सेल के साइज की बात करेंगे कि वैसे तो साइज नॉर्मल साइज सेल की जो होती है वो तो एक नॉर्मल साइज तो होती है, मगर सबसे वर्ल्ड के अंदर लिविंग सभी ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले सेल्स की बात करें तो सबसे स्मॉल साइज की सेल्स कौन सी होती है,
और सबसे लार्ज साइज की सेल्स जो होती है वो कौन सी होती है, कितनी साइज होती है उनकी, ह्यूमन के अंदर सबसे लार्ज कौन सी होती है और ह्यूमन के अंदर ही सबसे स्मॉल कौन सी होती है, सबसे लॉन्ग सेल्स कौन सी होती है, उनके बारे में छोटी सी बात करने के बाद में सीधे अपन टाइप्स ऑफ सेल्स में आ जाएंगे, जिनमें अपन मैंने आपको बताया ना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।